ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय। चिरकाल तक सभी को यह स्मरण रहे, जब आप में श्वास है तो मैं आप में हूं। 20 रुपए की चाहिए। जो हम नीचे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, वो चश्मे वगैरह लगाते हैं और थोड़ी सी देर में सब चश्मे वगैरह सब ढीले हो जाते हैं। और लेडीज़ वगैरह तो जितना भी लिपस्टिक बिंदी लगाती हैं, उनके भी सब ढीला मामला, सब डेड हो जाता है। कहाँ से होती है? यहीं से यहाँ ही होती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदय वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदय वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदय वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। केदारनाथ धाम की इस यात्रा पर आज हमारा तीसरा दिन है। अभी हम हैं सोनप्रयाग, क्योंकि हम रात को सोनप्रयाग नहीं पहुंच पाए थे तो गुप्तकाशी में ही हमें स्टे किया था। क्योंकि बारिश भी हो गई थी, मौसम भी ख़राब था, तो हमने डिसाइड किया कि हम 3 बजे निकलेंगे और 4 बजे सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे। और हमने अपनी बाइकें पार्किंग में लगा दी हैं और चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। पहले हमें पहुंचना है गौरीकुंड, जो लगभग 6 किलोमीटर है यहाँ से, सोनप्रयाग से। 5 बज गए सुबह के। टैक्सी के लिए लाइन इतनी लंबी है कि सोच भी नहीं सकते। गौरीकुंड के लिए इसलिए पैदल चढ़ने की प्लानिंग करी है। क्यों दिनेश जी? हाँ जी सर। ये रास्ता है, देखने में तो काफ़ी टफ लग रहा है। पैदल वालों का यही है। इस रास्ते से कितने किलोमीटर है? कितने किलोमीटर है इसका जवाब तो नहीं मिला, लेकिन जितना हमें पता है लगभग 6 किलोमीटर है। ये एक छोटा सा शॉर्टकट था जो 1 किलोमीटर कम कर देता है। आगे फिर हम बाय रोड ही गए कि शायद कोई टैक्सी मिल जाए, इस उम्मीद में। दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा हुई और एक टैक्सी वाले ने हम लोगों से पूछा कि अगर मैं छोड़ सकता हूँ वहाँ तक जाना है, तो हम रेडी हो गए। हमारा लक था और 100 रुपीज़ उसने चार्ज किया गौरीकुंड तक ड्रॉप करने के लिए। ट्रैक बहुत लंबा है, इसलिए हम भी सोच रहे थे कि थोड़ा टाइम बच जाए और एनर्जी भी। बैठे थे उस वक्त अंधेरा था, और अब देखो जब हम उतर रहे हैं तो बिल्कुल दिन निकल चुका है। जाम इतना ज़्यादा है कि टैक्सी वाले ने हमें रास्ते में ड्रॉप किया, क्योंकि उससे आगे अगर हम बैठे रहते तो हमें ज़्यादा टाइम लगता। तो हमें भी यही ठीक लगा और हम अपना फिर आगे चल पड़े। सुबह सुबह का टाइम है और मंदाकिनी नदी अपने पूरे वेग पर, पूरे शोर के साथ चलते हुए। दोस्तों, हमारा टोटल ट्रैक गौरीकुंड से केदारनाथ तक 18 किलोमीटर है। 2013 से पहले ये ट्रैक लगभग 14 किलोमीटर था। जब नया रास्ता बना तो उससे ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया और 18 किलोमीटर हो गया। 20 रुपये की चाहिए। सोनप्रयाग से गौरीकुंड लगभग 6 किलोमीटर, उसके बाद गौरीकुंड से जंगल चट्टी रामबाड़ा ब्रिज होते हुए लगभग 6 किलोमीटर, जंगल चट्टी से भीमबली 4 किलोमीटर, भीमबली से लिंचौली 3 किलोमीटर और लिंचौली से केदारनाथ बेस कैंप 4 किलोमीटर और बेस कैंप से केदारनाथ टेम्पल 1 किलोमीटर। यात्रा शुरू हो गई।
अभी गौरीकुंड पहुँचे हैं। अभी आगे की यात्रा से पहले हम सभी गौरीकुंड में स्नान करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो जो ब्लू कलर में है वो टेम्परेरी बाथरूम और टॉयलेट्स हैं, लेकिन कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है इनको। और बस गंदगी बहुत ज़्यादा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने पवित्र स्थान पर इतनी गंदगी, मतलब समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट या प्रशासन कुछ करता है या गंदगी बहुत ज़्यादा है। गौरीकुंड में स्नान करने का भी यात्रा में अपना ही महत्व है। यहाँ पर ठंडा पानी भी है और गर्म भी है। ये भी एक कुदरत का चमत्कार है। गौरीकुंड यात्रा का पहला पड़ाव है और इसीलिए स्नान करके यात्रा शुरू करना एक अपने आप में एनर्जी बूस्टर है। मैनेजमेंट मुझे बिल्कुल ऐसा लगा बहुत ख़राब है। लेडीज़ और जेंट्स का बिल्कुल एक ही कुंड है, कोई वो उसमें कोई सफाई नहीं है कहीं भी। पर दोस्तों बाकी चीज़ें तो हम नहीं कर सकते, पर इतना हम कर सकते हैं कि जो सफाई है उसके लिए कहीं ना कहीं गंदगी के लिए जिम्मेवार यात्री हैं हम लोग। ऐसी जगह जब आते हैं तो हमें भी सोचना चाहिए। कुछ भी लोग वहीं पे अपने अंडरगारमेंट्स थ्रो करके जा रहे हैं, और जैसे हरिद्वार में करते हैं ऐसे ही यहाँ भी है, और कुछ भी खा रहे हैं वहीं फेंक रहे हैं। तो ये इसके लिए जिम्मेवार यात्री ज़्यादा हैं, तो हमें थोड़ा सा इनिशिएटिव खुद लेना होगा, और ये एक से नहीं सभी के सोचने से होगा। रात को भी ठीक से सोए नहीं थे गुप्त काशी में, और सुबह जल्दी चढ़ाई करने के चक्कर में वहाँ से 2 बजे लगभग निकल गए थे, तो पूरी रात की अभी थकान उतरी नहीं है। ये हमारे भाई पहुँच गए पहले। संजीत भाई, सोनू भाई, सोनू सहरावत, हाँ जी, बवाना से। और थकावट कैसी हो रही है? अभी तो एनर्जी फुल है? नहीं है, फुल एनर्जी है, शूट मार देंगे। ये हमारे शंकर भाई, शंकर डबास। मजा आ रहा है गति यात्रा में, एक नंबर का। भाई साहब ऐसे बीच में अलाउड नहीं है। ये मोहित जी है हमारे। संजीत जय भोले की, जय भोले। और बस ऐसी फुल एनर्जी के साथ अपनी यात्रा, फुल एनर्जी भाई, फुल एनर्जी। ट्रैकिंग का रास्ता वैसे तो ठीक ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है चढ़ने में। अभी बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है, क्योंकि जो हमारा जंगल चट्टी है वहाँ तक बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है। और रश आपने देखा ही है, वीडियो में आप देख ही रहे हो, इतनी ज़्यादा भीड़ है, आदमियों से ज़्यादा घोड़े हैं, और उनके बीच में चलना अपने आप में एक मेहनत हो जाती है। अभी तो एनर्जी है, अभी देखते हैं आगे क्या। जो नीचे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, वो चश्मे वगैरह लगाते हैं, और थोड़ी सी देर में सब चश्मे वगैरह सब ढीले हो जाते हैं। और लेडीज़ वगैरह तो जितना भी लिपस्टिक बिंदी लगाती हैं, उनके भी सब ढीला मामला, सब डेड हो जाता है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। मेकअप साफ हो जाता है, नेचुरल है। क्यों भाई? बिल्कुल सही बोली भाई ने, एक नंबर की बात भाई की। गौरीकुंड से 2.5 किलोमीटर हम आ चुके हैं, और लगभग 1.5 किलोमीटर जंगल चट्टी है। धीरे धीरे ट्रैक थोड़ा टफ होता जा रहा है। बस ये जो साथ में नज़ारे देखते हैं, इससे थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, लेकिन अभी से फील हो रहा है कि ट्रैक थोड़ा टफ है। ठीक है सर। तो हींग कहाँ से आती है? यहीं से यहाँ हींग होती है। तो इंडिया में तो तुम कहाँ होती है? तुम कहाँ से हो? यूपी। जाते तो नहीं क्या? सही बता। कासगंज से। कासगंज कुछ नहीं, वैसे ही जानकारी के लिए रिकॉर्ड। वही मैं कहूँ, मैंने कहा यहाँ होती नहीं, यहाँ नहीं होती, कासगंज में होती है। कासगंज कौन कहाँ डिस्ट्रिक्ट है क्या? कासगंज हमारा जिला है, अलीगढ़ में है कासगंज। वीडियो में आपने देखा, पहले इसने बोला कि ये हींग यहीं पेड़ों में होती है, पेड़ों से निकलती है, और बाद में बताया कि ये कासगंज जिले का है और वहाँ से यहाँ लाकर बेचता है। तो दोस्तों ऐसे टूरिस्ट प्लेस जितने भी होते हैं ना, उन पे सब पे जो भी मार्केट्स होती हैं वो बाहर के लोग ही आकर सेल करते हैं। तो आप भी जब कुछ खरीदो तो थोड़ा सा सोच समझ के बस अलर्ट रहो, ताकि कुछ ठगी ना हो। जंगल चट्टी से कुछ लगभग 500 मीटर पहले रास्ते पर एक घोड़ा, कहीं या पोनी कहीं या खच्चर कहते हैं इसको, ये एक्चुअल में पोनी होता है, टट्टू भी बोला जाता है जिसे, वो मरा हुआ पड़ा हुआ था रास्ते पर, और लोग यात्री अपना चले जा रहे हैं। कोई मतलब मेरी भी वीडियो रिकॉर्ड करने की हिम्मत नहीं हुई वहाँ पर। तो दोस्तों मैं यही बात कहूँगा कि जिस तरह की यात्रा में जब हम आते हैं तो हमें
अपने पैरों पे ही चल के आना चाहिए, पूरा टाइम लेके आओ। कोई अगर आप एक दिन में नहीं कर सकते तो मत आओ। अगर आप लाचार हो तो उसके लिए पालकी है, कांडी का ऑप्शन है, हेलीकॉप्टर का ऑप्शन है। मैंने एक घोड़े वाले से पूछा कि भैया रास्ते पे ऐसे मरा हुआ पड़ा हुआ है घोड़ा, तो उसने मुझे कहा कि आप यात्रा करते रहो, 30 से 35 घोड़े रोज़ मरते हैं यहाँ पर। बड़ी तकलीफ़ भी होती है और बस गिल्टी भी होती है कि बताओ कैसे रास्ते में घोड़ा मरा पड़ा है। लोग ऐसे भी हैं जो घोड़ों पे जाते हैं, पता नहीं वो पाप कमाते हैं या फिर पुण्य कमा के जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। पर सोचो अगर उस घोड़े की जगह कोई आदमी अगर वहाँ पड़ा होता तो भी क्या लोग ऐसे ही चलते। सोनप्रयाग से केदारनाथ अगर हम पोनी लेकर आते हैं तो 2500 रुपये चार्ज करते हैं लोग, और गौरीकुंड से 2300 रुपये एक साइड का। पोनी हायर चार्ज भी डिपेंड करता है कि कितने किलोमीटर के लिए आप ले रहे हो। अगर कम किलोमीटर के ले रहे हो तो उसमें चार्ज कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों मेरी विनती है आप लोगों से कि जहाँ तक हो सके घोड़ों का इस्तेमाल ना करें, चढ़ाई पैदल करें, यात्रा पैदल करें, जितना हो सके पूरा टाइम लेके आएँ यहाँ पे, महादेव को अपना समय समर्पित करें। मैंने देखा बहुत स्वस्थ बहुत हेल्दी लोग भी घोड़ों पे, इन पे पोनी पे जो है चढ़ाई करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि जहाँ तक हो सके आप हेलीकॉप्टर से आइए अगर नहीं चल सकते, या आप पालकी से आइए, और जाने अनजाने पाप के भागीदार मत बनिए। थोड़ा सा रिलैक्स मूड में यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी है, तो पैरों को थोड़ा सा मसाज देते हुए आइस पैक का काम कर रहा है ये पानी। बच्चों या सामान के लिए आप कांडी हायर कर सकते हो। इसका जो चार्ज करते हैं ये 32 किलोमीटर का डे ट्रिप 25 किलो तक 1900 रुपये और 50 किलो तक 3350 रुपये चार्ज करते हैं, जो रीज़नेबल है। अगर आपके साथ बच्चे हैं जो चल नहीं सकते या सामान ज़्यादा है तो अकॉर्डिंग टू वेट 25 किलो और 50 किलो के स्लैब में ये जाते हैं इनको लेके सामान को। ये वही कांडी है जो सुशांत सिंह राजपूत ने केदारनाथ मूवी में दिखाया है, उसी को कांडी बोलते हैं। अगर पोनी से कंपेयर करें तो हेलीकॉप्टर चार्जेस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। पाटा से केदारनाथ का राउंड ट्रिप 4720 का है और सिंगल साइड अगर लेते हैं तो 2360 का है। और ये हेलीकॉप्टर प्राइसेस जो हैं वो गवर्नमेंट ने फिक्स किए हुए हैं। पैरों की फीट की बिल्कुल आइस ट्रेनिंग हो गई और निकलने का तो मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन ये रास्ता बहुत लंबा है, इसे पूरा करना है। तो ये रामबाड़ा पुल है जिसको अभी पार करेंगे। आपने पीछे देखा होगा वीडियो में, थोड़ा सा रिवाइंड करके देखोगे तो ऊपर से दिखाई दे रहा है वो नया पुल है जो अभी घोड़े मैंने जो देखा वो घोड़ों के लिए रास्ता है और ये पैदल पार करने वालों के लिए है। जब 2013 में जो डिज़ास्टर हुआ था उसमें ये सब टूट गया था, ये कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई थी। इस पे भी लिखा हुआ है कि एक बारी में 10 से ज़्यादा लोग पार ना करें इस पुल को, लेकिन आप देखो जगह जगह लोग सेल्फी ले रहे हैं। वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो टूट गया था। लोग इस 10 तो बहुत मुझे समझ नहीं आ रहा 10 क्या सोच के लिखा है इन्होंने। ये देखो लिखा है 10, कम से कम 50 से 100 तो अभी खड़े हुए हैं पुल के ऊपर। आगे का रास्ता अब लेवल नेक्स्ट आया चढ़ाई का, किसी ने सजेस्ट किया कि शॉर्टकट लेना भी बेटर रहेगा, लेकिन अब जो चढ़ाई है वो पहले से थोड़ी सी टफ है। इस रामबाड़ा पुल के बाद यहाँ से खड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। ये शॉर्टकट लिया एक, देखने में तो बड़ा टफ लग रहा है, ले लिया, देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि वीडियो से समझ में आ रहा होगा कि ये कितना टफ है या नहीं। ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी। अगर आइडिया आप ले सकते हो तो 45 प्लस है, मतलब जो इसका एंगल है। उतरते वक्त देखो ये बंदा कैसे उतर रहा है। ये शॉर्टकट लेके आया हूँ मैं यहाँ पर। था तो टफ मुझे लगता है, लेकिन उतरना उससे ज़्यादा टफ है। लोग उतर भी रहे हैं इससे। 500 मीटर का बेनिफिट हुआ मुझे, पर एनर्जी उतनी वेस्ट हो गई ऑलमोस्ट। एक ही बात पड़ी। अब चढ़ते चढ़ते सांस फूलने लगी है और बहुत कम डिस्टेंस तय करके रेस्ट लेना पड़ रहा है, लेकिन आप देख सकते हो जो मनमोहक दृश्य साथ में दिखाई देते हैं वो सारी एनर्जी बूस्ट कर देते हैं। ये बर्फ़ दिखाई दे रही है, मैं इसे ग्लेशियर तो क्या बोलूँ, रास्ते में पहली बर्फ़ आई है ये अभी। और लोग यहाँ पे भी, जिन लोगों ने कभी बर्फ़ देखी नहीं वो यहाँ पे फ़ोटो वोटो क्लिक कर रहे हैं। इतनी दूर आए हैं तो ये यादें साथ भी तो जानी है। यात्रा में सबसे पहला ग्लेशियर जो आया सामने, इसमें बीच बीच में गड्ढे भी हैं।
और अभी एक बाबा जी इसके ऊपर से गए हैं, बस रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। आज का बारिश का अलर्ट है और 2 बजे के बाद बारिश बताई हुई है। अभी 2 बजने में लगभग 1 घंटा बाकी है। निहार रहे हैं इसको, बर्फ़ को देख के। पता नहीं आगे का मौसम कैसा हो जाएगा। अभी आसमान बदल गया है और केदारनाथ बाबा अभी 6 किलोमीटर दूर है यहाँ से। बड़ी चोली आने वाली है। आप मौसम देखो, बारिश कैसे आने वाली है और बहुत तेज़ बारिश आएगी, ये बताया हुआ है। पहाड़ों में जब बारिश आती है तो तेज़ ही आती है। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि हमें लगभग 9 बज गए बेस कैंप पे पहुंचने पे। और यहाँ पर ये गढ़वाल मंडल के टेंट्स हैं, उनमें हमने स्टे लिया है। 600 पर हेड हमें चार्ज हुआ है। ये हालत ख़राब है। हर हर महादेव। अभी सुबह के 4 बजे हैं और हम लाइन में लगने के लिए जा रहे हैं। रात को भी 9 बजे हमें टेंट मिला था बड़ी मुश्किल से। आज की प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा है कि हैवी स्नोफॉल नहीं सॉरी रेनफॉल है और स्नोफॉल भी हो सकता है। ये सुबह का व्यू है। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। ठंड है बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम कपड़े भीगे हुए हैं इसलिए चेंज नहीं कर सकते। और ये भी भीगे हुए हैं। कितने का भैया प्रसाद? 250 वाला है और ये 200 वाला है। क्या फ़र्क है इसमें गमछा और इसमें? ये सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं। मंदिर तक का रास्ता है, बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही चौड़ा रास्ता है। और ये वही सीढ़ियाँ हैं जो अक्सर सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे हम देखते थे और ऐसा लगता था कि एक दिन यहाँ जाएंगे और इन्हीं सीढ़ियों पे जाएंगे। मैंने इसीलिए सीढ़ियाँ पूरी रिकॉर्ड की हैं और हमें सरप्राइज़ मिलेगा सामने कि जिसको हम सोच के बैठे थे इतने सालों से कि भाई हमें यहाँ पे आके दर्शन करने हैं, और वो हम दर्शन करेंगे। हमें उठने में फिर भी 4 बज गए, लेकिन हमारे कुछ साथी तो बहुत पहले से ही जाके लाइन में लग गए हैं ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए और हमें भी उसका फ़ायदा मिलेगा। कल भी जब हम उत्तरकाशी से चले थे तो सुबह 3 बजे चले थे और 4 बजे सोनप्रयाग पहुँचे थे। आज भी फिर सुबह 4 बजे उठ गए। जो 2 बजे में पहुंच जाता ना रहे, तब मैं दर्शन कर लेता सुबह की आरती। अभी हम भी लाइन में लग गए हैं। ये पूरा राउंड स्क्वायर है जो ऐसे बनाई हुई है और वहाँ से घूम के हम उधर जाएंगे। ये बीच का ग्राउंड है। या आगे पीछे किसी को पूछना मत। नहीं देंगे सर, नहीं देंगे, किसी को नहीं घुसने देंगे हम। खड़े होकर लाइन में लगेंगे जो लगेंगे। लगभग आधा घंटा हो गया हमें, अभी भी हम लाइन में हैं और ये दिन निकल गया। धीरे धीरे जो है वो मंदिर बिल्कुल दिखाई देने लग गया साफ साफ। इतना सुंदर दृश्य है। चारों तरफ बर्फ़ से ढके पहाड़ हैं, चारों तरफ ही हैं। बस बीच में जो थोड़ा सा रास्ता है एक, वही थोड़ा सा प्लेन है, अदरवाइज चारों तरफ ही पहाड़ है इसके। तो दोस्तों वो घड़ी आ गई और अब हम इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन करेंगे। हर हर महादेव, जय बाबा केदार। हमने दर्शन कर लिए हैं और बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं।
इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इसकी कहानी मैंने अपने पिछले वीडियो टिहरी टू गुप्तकाशी चैप्टर 2 में बताया था। और इसके अलावा और भी यहाँ पे बहुत रोचक तथ्य हैं। ये भीमशिला है जो आप देख रहे हैं। दोस्तों, जो पत्थर या हम शिला बोलें 2013 में आकर यहाँ पे गिरा है, उसका नाम भीमशिला कैसे पड़ा, ये भी एक सोचने की बात है। केदारनाथ धाम पर सबसे बड़ा रोचक तथ्य तो ये यहाँ का शिवलिंग है। ये शिवलिंग त्रिकोण के आकार का एक बड़ा पत्थर है जिसे भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का पीठ वाला भाग माना जाता है। यह शिवलिंग मानव निर्मित न होकर प्राकृतिक है जो धरती पर प्रकट हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंग में से केदारनाथ धाम का ही ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहाँ पर हम शिवलिंग की नहीं, एक त्रिकोणीय पत्थर की शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं जो भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का पीठ वाला भाग माना जाता है। जैसे आप देख रहे हो, इस मंदिर का जो निर्माण है वो बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों और शिलाखंडों से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक को अपनाया गया है। ना तो इसमें कोई सीमेंट यूज हुआ है, ना कोई गारा मिट्टी कुछ दिखाई देता है। केदारनाथ मंदिर के आसपास कई कुंड हैं, लगभग 5 जो मुझे बताया है यहाँ पर, जिसमें से ये मंदिर के बिल्कुल बैक साइड में जो है ये अमृत कुंड है। अमृत कुंड में भगवान शिव के जलाभिषेक का जल निकलता है जिसके सिर्फ स्पर्श से तीर्थयात्रियों के कष्टों का निवारण हो जाता है। और मान्यता के अनुसार यहाँ पे जितने भी कुंड हैं उन सब के जल को तीर्थयात्री पूजा के लिए ले जाते हैं। यहाँ पास ही में उद्दक कुंड और रेत कुंड का जल भी पूजा के लिए यूज किया जाता है। 500 मीटर दूर एक रेतस कुंड भी है। कमाल की बात है, केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई पर है और इतनी ऊंचाई पर इतने विशाल शिलाखंडों को पहुंचाना, इन पत्थरों को जिससे मंदिर बना है, एक के ऊपर एक रखकर फिर इंटरलॉक करना, ऐसा लगता नहीं है किसी आदमी के बस की बात हो सकती है। मंदिर के ठीक पीछे आदि शंकराचार्य जी की समाधि भी है। ये वही हैं जिन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इन्होंने चारों धामों की स्थापना की थी और केदारनाथ आखिरी धाम था। लगभग 400 साल तक ये मंदिर 13वीं से 17वीं शताब्दी तक पूरा बर्फ में दबा रहा था। 2013 में जो प्रलय आई थी उसके बारे में कौन नहीं जानता। जब बादल फटे थे तब इस रास्ते से पानी आया था और ये पानी कुछ इतनी स्पीड से था कि ये जो पत्थर है ये डमरू की शेप में है, ये इस हिसाब से यहाँ पर आके रुक गया, अटक गया इधर। और ऐसी पोजीशन थी इसकी कि पानी 2 धारों में बट गया, लेफ्ट और राइट में। मंदिर बिल्कुल बीच में आया जिससे पानी मंदिर के लेफ्ट और राइट से निकल गया और मंदिर को जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। और वैसे देखो कितनी तबाही हुई थी उस टाइम पे, 10,000 से ज़्यादा श्रद्धालु जो थे वो मर गए थे। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल से जुड़ा है और जिसमें भीम का मुख्य रोल था। पांडवों में भीम ही था जिसने शिवजी जी को पहचान लिया था। जब वो नंदी का बैल के भेष में थे तो शिवजी जी को पहचानने वाला भीम ही था और भीम ने ही उनको जकड़ा था सबसे पहले ताकि वो भाग ना जाएं फिर से। लेकिन जैसे शिवजी जी, पता ही है कि वो उनसे नाराज थे और उनसे मिलना नहीं चाहते थे और वो एकदम जो है धरती में समा गए थे। तो अलग अलग हिस्से उनके मंदिर, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं इस बारे में, जिसमें से उनकी जो पीठ है वो हिस्सा केदारनाथ में है। तो यहाँ के लोगों का, पुजारियों का मानना है कि इस मंदिर की रक्षा निर्माण में भीम ने किया और रक्षा भी भीम ने ही की है। और ये जो शिला है इसीलिए इस शिला को भीमशिला का नाम दिया गया। प्रलय के समय ऐसा लगा जैसे भीम ने अपनी गदा गाड़कर महादेव के मंदिर को बचाया हो। बाकी भोलेनाथ की महिमा भोलेनाथ जाने। अपना भोले बाबा का नाम लेते हुए एक और हैरान करने वाली बात है इस मंदिर में जलती हुई ज्योत या दीपक। जब सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, उस पर ताला लगा देते हैं और मंदिर लगभग 6 महीने तक बंद रहता है और मंदिर के अंदर एक जलता हुआ दीपक छोड़ दिया जाता है। और 6 महीने बाद जब मंदिर के कपाट दोबारा खुलते हैं तब वो मंदिर में जो दीपक है वो वैसा का वैसा जलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे कल ही रात को किसी ने मंदिर में पूजा अर्चना व सफाई की हो। 2013 में जब भीषण त्रासदी हुई थी उसके बाद भी जब मंदिर के कपाट मई में खोले गए थे, जून के बाद मई में ही खुले थे सीधा, तब भी वो अखंड ज्योत जल रही थी।
पुराणों में भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। पुराणों के अनुसार नारायण की शक्ति से पहाड़ों का आपस में मिलन होगा और इस क्षेत्र पर जितने भी धाम हैं सब लुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, जिसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ मुख्य धाम हैं। पहाड़ों के आपस में मिलने से इन धामों के जो रास्ते हैं वो गायब हो जाएंगे और ये एक रहस्य बनकर रह जाएंगे। और पुराणों में ये भी कहा गया है कि इसके बाद एक नया धाम बनेगा जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हर हर महादेव। दर्शन करने के बाद हम वापसी अपने सोनप्रयाग पहुंचने के टारगेट पे हैं आज, और हमें उत्तरकाशी भी पहुंचना है क्योंकि रात को वहीं स्टे करके कल सुबह बद्रीनाथ के लिए निकलना है। हेलीकॉप्टर सर्विस बहुत ही फ्रिक्वेंट है। वापसी में मैंने भी सोचा कि जब हेलीकॉप्टर सर्विस इतनी फ्रिक्वेंट है तो हेलीकॉप्टर से ही चलते हैं। एक पास में ही था तो हमने सोचा जंप कर लेंगे, लेकिन देखो ये दिनेश जी ने कैसे जादू करके या पता नहीं चिढ़ा के हेलीकॉप्टर को भगा दिया और बिल्कुल एकदम मायूस कर दिया। सोचा दूसरे वाला पकड़ लेंगे। देखो एस्ट्रोनॉट की ड्रेस पहन के मैं बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ था, और जैसे ही मैं जंप लगाने वाला था दिनेश जी ने फिर से पता नहीं क्या इशारा किया और उसे भी उड़ा दिया। और आखिरी में फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा कि भाई चलो पैदल ही उतरते हैं। हर हर महादेव। केदारनाथ ट्रैक पे जब भी आएँ तो कुछ बातों को हमेशा ध्यान रखें। यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर और सांस की बीमारी वाले लोगों को ट्रैक करने से पहले एक बार ज़रूर थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। चढ़ाई करते वक्त सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, और जैसे जैसे हम चढ़ाई में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो है खड़ी हो जाती है चढ़ाई, और उससे और ज़्यादा आप लंबा नहीं चल पाते। थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके और फिर चलो। सबसे बेस्ट यही है कि लंबा चलने की बजाय थोड़ा रेस्ट करो अकॉर्डिंग टू योर स्टेमिना। ये नहीं है कि हम चलते रहेंगे तो कुछ ज़्यादा हो जाएंगे, क्या फ़ायदा है। तो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जैसे ही आपको लगे कि सांस फूल रही है तो एक ब्रेक लो, चाहे 2 ही मिनट चलो, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा पहुँचने में। जहाँ तक हो सके सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। हमने भी यही किया था, और देखो अगर बारिश ना होती तो हम कल ही शायद वापसी हो जाते, लेकिन बारिश की वजह से हम रात को रुकना पड़ा हमें, और अगर हम चलते ही लेट तो आज का दिन भी हमारा जाता। अगर आपको देर हो भी जाती है तो भी रास्ते में जंगल चट्टी, भीमबली और लिंचोली में जो है बने हुए हैं विश्राम स्थल, वहाँ पे रुककर आप एक दिन बाद भी आ सकते हो। मैं ये ट्रैक रात को करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा, खासकर जब आपके साथ फैमिली हो और बच्चे हों, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, और ऐसे में अगर बारिश हो जाए तो फिर और भी ज़्यादा परेशानी हो जाती है, खासकर बच्चों के साथ। मैंने देखा रास्ते में बहुत बच्चे जो थे, किसी को फीवर आया हुआ था, जो बैठे हुए थे अपना, ना वो आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, पेरेंट्स उनके साथ हैं, क्योंकि पहाड़ों में बारिश का कोई सीज़न नहीं होता। सोचो जब जून में प्रलय आ गई थी तो यहाँ पे ऐसा कुछ मानसून वाला है नहीं। यहाँ तो हर रोज़ मानसून है, पता नहीं किस पल बारिश हो जाए, और जब होती है तो तेज ही होती है। ये संजीत भाई, ये नवीन भाई, और पीछे सोनू सहरावत जी, अभी शिवम भी आपने देखा, और हम सब, ये दिनेश जी पूरी एनर्जी में है अभी, क्योंकि दर्शन करने के बाद अपने आप में एक बूस्टर मिल जाता है, और पता है कि आगे चढ़ाई नहीं है, हमको उतरना ही है। तो हमारा टारगेट है, देखते हैं कि कितने बजे तक हम उतर पाते हैं नीचे, और उत्तरकाशी आज हमको पहुंचना है। ऐसा लगता है जैसे किसी का भी जाने का मन नहीं है, इसीलिए बार बार हम भी कैमरे घुमा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चीज़ें कैप्चर कर लें ताकि हमारी यादें बन जाएं। अभी यहाँ से गौरीकुंड जो है लगभग 13.5 किलोमीटर है। देख लो हम कितना आ गए हैं, 16 में से। अब देखना तो क्या है, बस आगे चलना ही है। और चलते चलते बार बार पीछे मुड़ के देखने का मन करता है कि क्योंकि जल्दी से पता नहीं दोबारा यहाँ आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। दोस्तों, रेन कोट भी साथ में लाना ही लाना है। यहाँ पे ये नहीं है कि बारिश होगी या नहीं होगी, आप साथ में ज़रूर रखना। इन घोड़ों पर बड़ी दया आती है, बेचारे बोल नहीं सकते, पता नहीं इनको खिलाते भी हैं या नहीं, ये सिर्फ ऐसे ही दौड़ाते रहते हैं। अभी हम पहुँच गए हैं बड़ी लिंचोली। यही वो ढाबा है जहाँ पे कल जाते वक्त हमने शरण ली थी। ये बहुत अच्छा लगा हमको कि ये लोग कोऑपरेटिव बहुत ज़्यादा हैं। हम इतनी भीड़ थी लेकिन इन्होंने किसी को उठाया नहीं, चाहे कोई कुछ ऑर्डर करे या ना करे, और बिल्कुल भी ज़रा से भी ये इरिटेट नहीं फील हुए। जैसा लगा कि ये एक तरह से वेलकम कर रहे हैं हमारा। कल शाम का मतलब बता नहीं सकता कि जिस वक्त यहाँ पे बारिश हो रही थी तो कितनी भीड़ थी, और लोगों की गोदी में बच्चे थे, किसी को फीवर था, किसी को कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया था। हम यहीं पे कोने पे फंसे हुए थे, किसी एक चेयर पे बैठे हुए थे। तो बस यही सोचा कि जाते जाते भी हम यहीं एक पराठा खा के जाते हैं।
और भैया ने पराठा, ये ऑनर है, ये खुद ही बनाते हैं यहाँ पे पराठे। ये दूसरा ब्रेक है। अभी सब आगे पीछे हो गए हैं, मुझे भी पूरी थकावट हो रही है तो लगा कि थोड़ी देर बैठते हैं। 1 बज गया है, पता नहीं कितने बजे तक नीचे उतर पाएंगे, और भूख भी लगाई थी थोड़ी, तो फिर मैंने एक मैगी ऑर्डर की है। पराठा या मैगी कुछ भी हो, 60-70 के आसपास ही है, इससे ऊपर तो कुछ नहीं है। खाने की बात है टेस्ट की, तो देखो टेस्ट तो यहाँ पर आप कुछ भी खाते हो ना, ये जगह ऐसी है, वही अच्छा लगता है। ये मैगी वाला उत्तरकाशी से है और यहाँ पे 45,000 में बता रहा है कि इसने ख़रीदा है इसको। इसने ये भी बताया कि नीचे गौरीकुंड से थोड़ा सा पहले, लगभग 1 किलोमीटर पहले रात को लैंडस्लाइड हुआ है और जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया है, इसीलिए घोड़ों का रश थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस रास्ते से घोड़े क्रॉस नहीं कर सकते। अभी वो पैदल वालों के लिए खुल गया है। जब घोड़े इतने सारे चलते हैं ना और दूर से इनको देखते हैं तो ये बड़ा सुंदर लगता है। आप देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है। जाते वक्त भीड़ इसीलिए कम दिखाई दे रही है क्योंकि घोड़े कहीं ना कहीं कम चल रहे हैं, वो रास्ता टूटने की वजह से। रास्ते में ये भाई मिले मेरे को और इन्होंने मुझे कहा कि मुझे भी कैप्चर करो, और मुझे भी अच्छा लगा, भाई इतना बोल के आगे निकल गए। दोस्तों वापसी में मैंने शॉर्टकट लिया, लेकिन बहुत बड़ी गलती की, मैं स्लिप कर गया। जब बारिश हो रही हो या हुई हो तो थोड़ा सा अवॉइड ही करें तो अच्छा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि शॉर्टकट बारिश के टाइम तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और उतरते वक्त हमें ज़्यादा रिस्क होता है चढ़ते वक्त के हिसाब से। अभी जस्ट बारिश रुकी है थोड़ी थोड़ी, वरना पूरे रास्ते बारिश थी। नेटवर्क लगभग ना के बराबर ही है। मेरा जो मैं यूज़ करता हूँ वो प्रीपेड है, हो सकता है कि पोस्टपेड वालों का करता हूँ, पर मुझे जो पता चला पोस्टपेड का भी नहीं करता। कुछ दूरी पर जो है वाईफाई जोन बने हुए हैं, अगर आप वहाँ थोड़ी देर वेट करते हो तो आपका नेटवर्क आ जाता है। मुझे अब तक वो टोटल 3 जगह मिला पूरे ट्रैक पर जो वाईफाई जोन है। 500 मीटर पर मेडिकल फैसिलिटी है, पर बेसिक मेडिसिन, कुछ ज़्यादा नहीं। ये देखो बारिश में कीचड़ पूरा सारे में, ये घोड़ों की जो लीद है उससे ये मिट्टी नहीं है, सब इसकी लीद से जो है सारे में कीचड़ हुआ है। यही चीज़ बस थोड़ी सी खलती है कि पता नहीं जो मैनेजमेंट है गढ़वाल मंडल या मतलब जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो इस बारे में कोई एक्शन नहीं लेते। ये देखो दोस्तों, रात को जो लैंडस्लाइड हुआ था वो ये जगह है। ये पत्थर कैसे गिरा हुआ है, ये एनडीआरएफ की टीम है जो पत्थर हटाने में लगी हुई है। ये लोग जब से ही हटा रहे हैं और अभी तक पूरे हटा नहीं पाए हैं, लेकिन रास्ता काफ़ी खुल गया है कि अब थोड़े थोड़े ना घोड़े भी इसको क्रॉस कर रहे हैं। देखो कितने हट्टे कट्टे लोग भी घोड़ों पे बैठे हैं। इनको पता नहीं है कि अगले बार जब अगले जन्म में ये भी किसी को बिठा के यहाँ केदारनाथ बाबा के चक्कर कटवाएंगे। भाई घोड़ों पे मत बैठा करो, कम से कम जब तक आप लाचार नहीं हो तब तक तो मत बैठो। टाइम नहीं है तो टाइम लेकर आओ। ये जगह टाइम पास के लिए नहीं है, ये टाइम व्यतीत करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए है ये जगह। और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं बारिश बंद हो गई है, लेकिन देखो कितना ग्रीन, बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है। शरीर की थकावट है लेकिन फिर भी लगता यही है कि एक बार दोबारा चले जाएं। एक वॉशरूम टॉयलेट की सुविधा बहुत कम है, ना के बराबर है। मुश्किल से पूरे रास्ते में 2 या 3 जगह दिखाई दिया। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स फील हुई, तो अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो एटलीस्ट जब फैमिली के साथ आए तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख कर आए, ताकि उसको परेशानी कम से कम हो यहाँ पर। क्योंकि देखो ये जगह एंजॉय के लिए नहीं है, ये है कष्ट देने के लिए शरीर को। लेकिन फिर भी जब जितना हम कर सकते हैं उतना हम प्रिकॉशन लेके चलें, उतना सावधानी से चलें, क्योंकि दर्शन करके वापसी घर भी आना है। बाकी भोलेनाथ की मर्जी, बाबा जाने मन की बात। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव।